Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to start with the last part of the chapter number first, that is a post World War political development, and in that, post Cold War world. Myself, Professor Ravinder Jangid, with you. नाउ जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या स्टडी किए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, हाउ द कोल्ड वॉर बिकेम एंड एंड व्हाट आर द सिचुएशन विच मेक टू फोर्स टू एंड द कोल्ड वॉर. ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर तक स्टडी की है. अब इस लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि क्या सिनेरियो बना आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्या क्या चेंजेस देखने मिली इकोनॉमिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे इन द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड. The Cold War came to an end with the disintegration of Soviet Union, which till had been a superpower. As a result, major changes took place in the world politics. For example, America remained the only superpower in the world politics. यहाँ पे क्या हुआ, पहले दो सुपर पावर थी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब एक ही बड़ी सुपर पावर रह गई. वो कौन सी है? अमेरिका. A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economy relations between the among the nations. यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश्ड होने लग गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने लग गया. उसके अलावा कैपिटल, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड, आइडियाज़ वर स्प्रेड फ्रीली एज वेल. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जैसे बड़े आइडियाज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, यहाँ तक कि रशिया ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपननेस किया था बाय द थियरी ऑफ ग्लासनोस्ट. तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में फ्री फ्लो होने लग गई, कैपिटल जाने लग गया, लेबर वहाँ से वहाँ होने लग गई, मार्केट चेंजेस होने लग गए, इन्फॉर्मेशन आने लग गई अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग मार्केट के बारे में. तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होने लग गया. As all the nations of the world decided to give the priority to the trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to make establish economical relations. The description of a country which was opposed to the another has now changed from enemy nation to the rival nation. पहले क्या होता था, दुश्मनी करते थे एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने के लिए. क्यों? क्योंकि राइवलरी नहीं था उस टाइम, एनिमिटी के नाम से जाने जाते थे. लेकिन अब वो लोग ने क्या कर दिया, राइवलरी. सिर्फ हमें पैसों से आगे बढ़ना, हमें हमारा ट्रेड बढ़ाना, ये सारी चीज़ें अब होने लग गई. पहले क्या करते थे, ट्रेड रिलेशन में आइडियाज़ गिविंग करते थे एक दूसरे को, लेकिन वो अब क्या करने लग गया, अब आइडियाज़ देते नहीं हैं. अब क्या करते हैं, खुद ही अपने आइडियाज़ को इस्टेब्लिश करते हैं अपने कंट्री में और अपने कंट्री की इकोनॉमी और अपनी कंट्री के ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द responsibility of the United Nations has increased. The United Nations has now to take more concrete steps to maintain the global peace and security. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या बना था, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूएनओ बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. यानी सारे देश एकत्रित होकर रहेंगे, एकाजित होकर रहेंगे. तो इसके लिए क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई ताकि मेंटेन रख पाए ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी. Fifth point and the last point, environmental protection, fostering of human rights, gender equality, management of natural calamities now acquire a global dimension. ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखने लग गया यूएनओ और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसके लिए भी काम करने लग गए. जैसे आज हमारे कंट्री के अंदर बड़े बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर सेफ ट्रीज, सेफ फॉरेस्ट, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थीम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. ठीक है, जिसको सेफ गार्ड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को. फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है ना, हमारे यहाँ पे जैसे एग्जांपल है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है. तो ये सारी चीज़ें, जेंडर इक्वालिटी, है ना, वहाँ पे मेल फीमेल इक्वालिटी जो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे भी हो रही है. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जैसे बड़े बड़े फंडिंग की जाती है, जहाँ पे क्लाइमेट जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, अगर कभी आ जाए तो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. ये सारी चीज़ें कोल्ड वॉर के बाद अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिलने लगी. तो यही वो मेजर चेंजेस है जो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद देखने लगे. और इन सब के पीछे जो मेजर रीज़न है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन. वो कौन सा रीज़न है, ग्लोबलाइजेशन. नाउ वॉट इज ग्लोबलाइजेशन? अब बोल तो दिया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मीन्स द वर्ल्ड, आइजेशन मीन्स द थियरी. तो ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे वर्ल्ड को एक मानने की जो थियरी है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन. अगर ग्लोबलाइजेशन का वन वर्ड में मीनिंग मैं आपको बताऊं तो यानी इसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर ऑल.
हर चीज़ का फ्रीडम दे देना कंट्री के अंदर. After the end of Cold War, trade and economical relations between the country became more open. As been mentioned before, capital, labor, market, information began circulate globally. जैसे आपने कोल्ड वॉर का अभी लास्ट में देखा, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के अंदर देखा था कि ये सारी चीज़ें फ्रीली मूवमेंट होने लग गया. द गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमंग द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीव. And due to the revolution in the information technology, different events and development began to be known everywhere. The boundaries between the nation did not remain as sacrosanct as they were before. अब बाउंड्रीज का कोई ज़्यादा इतना डर, यानी बोलते हैं ना बाउंड्रीज के बाहर जाके ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं. अब पूरा वर्ल्ड ओपन बाउंड्री हो गया, यानी पूरे अलग अलग कंट्रीज ने अपनी बाउंड्रीज को क्या कर दिया था, ओपन. सैक्रोसैंक्ट जैसा कुछ रहा नहीं था. All these processes are called together globalization. Just as globalization has brought us benefit, it also caused losses. कुछ नुकसान भी लेके आया. अगर कुछ फायदा लेके आया तो कुछ साथ में नुकसान लेके आया. कैसे? For example, as the economy of different countries got linked with each other, trade increased, economic unification grew, plenty of products became available in the market, but at the same time, the gap between the poor and rich nation did not reduce. रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअरर. तो ये सिचुएशन वहाँ पे पैदा होने लग गई अलग अलग कंट्रीज के अंदर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. In this chapter, we studied the global development from 1945 onwards, and we understood the Cold War period, the arms race, and the efforts of disarmament. We also learn about the meaning of globalization. And now, in the next chapter, we are going to study about the Indian foreign policy. ठीक है. So my dear students, here we are going to complete with our chapter number 1 of political science. Hope you understand everything. If you have any kind of doubt, then you can share the doubt with the sir, and sir will give me the doubts and I will solve your doubts as well. And but one suggestion I will give you, if you have any kind of doubt, you can just review it again and again, the video of this lab chapter.